स्क्रीन शो हो रही है? अरे आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके। जो लोड एंड लोड कर्व के अपने सारे फैक्टर्स, अपने यूनिट कंप्लीट हो गई थी, है ना। ज़्यादा उसमें थियोरेटिकल पार्ट कम ही है, बस उन पर वेस्ड न्यूमेरिकल जरूर आते हैं। ठीक है। तो आपको ये न्यूमेरिकल दिख रहा है, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है ये, है ना। द लोड ऑन अ पावर प्लांट ऑन अ टिपिकल डे इज अंडर, टाइम दिया हुआ है, टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। 12 to 5 AM कितना लोड कनेक्ट रहा, 5 to 9 AM कितना लोड कनेक्ट रहा, 9 to 6 कितना रहा, है ना। तो 24 आवर्स का ये टाइम स्लॉट दे रखा है और उनमें जो कनेक्टेड लोड है वो दे रखा है। ठीक है। कितना लोड ऑपरेट किया। अब अपन को इसमें फाइंड आउट क्या करना है। प्लॉट द क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व एंड लोड ड्यूरेशन कर्व। फाइंड द लोड फैक्टर ऑफ अ प्लांट एंड एनर्जी सप्लाइड बाय द प्लांट इन लास्ट 24 आवर्स। ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व। ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व होता क्या है बेसिकली, अपने सबने पढ़ रखा है, सबको पता है क्या होता है। बता सकता है कोई? याद है किसी को? नहीं है। तो क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व होता है यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल लोड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो टाइम ड्यूरेशन हम ले रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन कितना भी हो सकता है, 1 डे हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है ना। और पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स हो सकते हैं। तो जो भी हम टाइम ड्यूरेशन ले रहे हैं, उस टाइम ड्यूरेशन में हमारे लोड में कितने वेरिएशंस आए, उन वेरिएशंस को अकॉर्डिंग टू टाइम हमें ड्रॉ करना है। दैट इज कॉल्ड द क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व। तो क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व किस किसके बीच में ड्रॉ होगा? एक तो टाइम और दूसरा लोड। टाइम हम 24 आवर्स का टाइम ले रहे हैं, तो 12 o'clock मिडनाइट से स्टार्ट करते हैं। 12, 6, 12 आफ्टरनून, 6 इवनिंग एंड 12 अगेन मिडनाइट। तो मैं मना करूँ? ठीक है। तो टाइम अपने जो इस एक्सेस पे अपने टाइम ले लिया। अब अपन का जो भी लोड कनेक्टेड है जिस टाइम पर, उस लोड को एज इट इज हमें ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट लोड अपन को दे रखा है 12 to 5 AM। 12 to 5 AM कितना लोड है? 20। ठीक है। तो अपन स्केल बना लेते हैं यहाँ पर। ये 20 की स्केल हो गया, ये 40 हो गया, 60, 80, 100। ठीक है। तो 12 to 5 AM 20 रहा है, तो इस 20 को हम एज इट इज ड्रॉ कर लेंगे 5 AM तक। ओके। 5 के बाद अपन देखते हैं 5 to 9 40 मेगावाट हो गया। 5 to 9, है ना, 4 आवर्स के लिए। तो यहाँ से ये 40 मेगावाट हो गया। फिर उसके बाद 9 to 6 PM 80 मेगावाट। 9 to 6 PM मीन्स 9 आवर्स। 9 आवर्स तक ये 80, ये 80 मेगावाट हो गया, है ना। 9 to 6 PM तक
80 मेगावाट ड्रॉ कर लिया। उसके बाद अपन देखते हैं 6 to 10 PM 100, 6 to 10 PM 100, और उसके बाद 10 to 12 midnight 20 मेगावाट। तो ये अपन यहाँ पर वापस से 20 पर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उस टाइम के अकॉर्डिंग इस लोड को ड्रॉ कर लिया। तो इस कर्व को बोलते हैं अपन क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व और सिंपल लोड कर्व। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमें निकालना है लोड ड्यूरेशन कर्व। लोड ड्यूरेशन कर्व क्या होता है, यानी कि हमारे जो भी गिवन टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में जो भी लोड वेरिएशंस हुए हैं उन वेरिएशंस को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। अब हमें उसमें ये नहीं देखना है कि वो लोड डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर ऑपरेट हुआ है, हमें केवल उस लोड की क्वांटिटी देखनी है, उसकी वैल्यू कितनी है और वो कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए ऑपरेट हुआ है। ठीक है, जैसे सबसे ज़्यादा जो लोड है 100 मेगावाट। अब हमें देखना है कि 100 मेगावाट कितने ड्यूरेशन के लिए ऑपरेट हुआ है ना। चाहो तो आप पहले एक बार वो टेबल बना सकते हैं, है ना, या फिर डायरेक्टली आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन पहले अपन इसका जो डेटा अगर लिख लें, है ना, तो डेटा में क्या आएगा अपना, पहले लोड, लोड कितना है अपना और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए है। तो सबसे पहले हमारा जो हाईएस्ट लोड है वो 100 मेगावाट। 100 मेगावाट, वो 100 मेगावाट कितने ड्यूरेशन के लिए है। अब हम देखते हैं ये 6 to 10 PM, यानी 4 आवर्स के लिए। तो हम इसको, ये हो गया 4 आवर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है 80। 80 कितने आवर्स के लिए है, 9 आवर्स के लिए। इसको दो तरीके से कर सकते हैं ना। दो तरीके कैसे हैं कि या तो हम टाइम स्केल लेके चलें कि फर्स्ट 4 आवर्स के लिए हो गया, फिर नेक्स्ट 9 आवर्स के लिए हो गया, तो टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे 13, इस तरीके से। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं और आप किस तरीके से आपको ध्यान रहता है। ओके, तो अगर हम 80 मेगावाट को अगर देखें तो पर्टिकुलर 80 मेगावाट अपना 9 आवर्स के लिए ऑपरेट होगा, 9 आवर्स के लिए। ठीक है, फिर 40 मेगावाट, 40 मेगावाट कितने के लिए हुआ है, 5 to 9 यानी 4 आवर्स के लिए। फिर उसके बाद कितना है 20 मेगावाट। 20 मेगावाट कितने ड्यूरेशन के लिए हुआ है, देखो एक तो मॉर्निंग में 12 to 5 यानी 5 आवर्स के लिए। फिर 10 to 12, टोटल आवर्स कितने हो गए, 5 और 2 इधर 7, है ना। टोटली ये 7 आवर्स के लिए ऑपरेट हुआ है 20 मेगावाट। अगर टोटल टाइम ड्यूरेशन देखें 24 आवर्स हो जाते हैं ये। ठीक है, बस अब इनको उनको ड्रॉ करना है। ठीक है,
तो हमने ये ग्राफ बना देते हैं, इसके 24 आवर्स के लिए करना है, तो इसलिए पहले 0 से स्टार्ट किया, क्योंकि इसमें हमें टाइम का सेंस नहीं, हमें नंबर ऑफ आवर्स यानी 24 आवर्स के लिए ड्रॉ करना है। ये अपना 6, 12, 18 एंड 24, ये 24 आवर्स के लिए अपन को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको सेट करते हैं। तो सबसे पहले अपना 100 मेगावाट लोड आएगा। 100 मेगावाट कितने ड्यूरेशन के लिए? 4 आवर्स के लिए हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद 80 है, 80 कितने आवर्स के लिए? 9 के लिए। तो यहाँ से 9 आवर्स के लिए तो 80 मेगावाट को ड्रॉ कर लेंगे, है ना। टोटल कहाँ तक चलेगा? ये 13 तक, है ना। 4 + 9 13। फिर उसके बाद 40 मेगावाट अगेन 4 आवर्स के लिए, तो यहाँ से 4 आवर्स के लिए, हाँ, 17, टोटली 17 तक चलेगा। फिर उसके बाद 20 मेगावाट, पकड़ो वायर नहीं खींचते, है ना। तो 20 मेगावाट कहाँ तक चलेगा? लास्ट 24 आवर्स तक। तो हमने जो भी हमारा लोड था उसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर सेट कर लिया और उसको ग्राफिकली ड्रॉ कर लिया। इस कर्व को बोलते हैं अपन लोड ड्यूरेशन कर्व। क्लियर है? भाई क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट अपन को निकालना है ना। लोड ड्यूरेशन कर्व अपन ने निकाल लिया। अब है लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या होता है? बता सकते हो? लोड फैक्टर किसी को याद नहीं है? किसी को याद नहीं है कि भाई लोड फैक्टर? नहीं है ध्यान। लोड फैक्टर क्या होता है? लोड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू मैक्सिमम डिमांड। याद आया कुछ? अब हमारे पास जो यस लोड सर। है ना, अब वो डिफरेंट डिफरेंट आवर्स के लिए है। अगर पर्टिकुलर सेम आवर्स के लिए होता तब तो हम डायरेक्टली इनका एवरेज निकाल लेते, है ना। लेकिन ये जो लोड है वो डिफरेंट डिफरेंट आवर्स के लिए है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से एवरेज नहीं निकालेंगे। उसके लिए हम एनर्जी का एक और फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था कि actual energy produced by the power plant or consumed by the consumer to the maximum demand into time of duration, है ना। तो अपन एनर्जी की फॉर्म में इसको कैलकुलेट करेंगे। तो लोड फैक्टर अपना क्या होगा? लोड फैक्टर इक्वल्स टू एक्चुअल एनर्जी सप्लाइड, अपन निकालेंगे। और ये हमें अलग से भी पॉइंट निकालना है, एनर्जी सप्लाइड बाय द प्लांट, है ना। और ये हमारे लोड फैक्टर में भी काम हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन एनर्जी सप्लाइड निकाल लेते हैं, है ना। तो एनर्जी सप्लाइड बाय द प्लांट कितना हो जाएगा? हमें लोड दे रखा है और नंबर ऑफ आवर्स दे रखे हैं, कितने आवर्स के लिए वो ऑपरेट हुआ है, बस उनको अपन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखें जो 100 मेगावाट लोड है वो कितने ड्यूरेशन के लिए ऑपरेट हुआ है? 4 आवर्स के लिए। तो 100 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ इसकी एनर्जी आ जाएगी, पावर इंटू टाइम प्लस 80 इंटू 9,
ये 9 आवर्स के लिए जो 80 मेगावाट लोड ऑपरेट हुआ है, इसकी एनर्जी हमने निकाल ली, प्लस 40 इंटू 4, इसकी एनर्जी आ गई, प्लस 20 इंटू 7, ये हमारे लास्ट जो 24 आवर्स है, उन 24 आवर्स की एनर्जी एक्चुअल में जो उसने सप्लाई की है। आ गई है, इसको आप कैलकुलेट करो कितनी आएगी। सर 1400 1400 या कुछ और भी आई है आगे? 1420 1420। तो ये जो वैल्यू है वो वैल्यू हो जाएगी 1420, है ना। अब इसकी यूनिट का भी ध्यान रखना है बेटो। यूनिट क्या है इसकी? मेगावाट में है पूरा लोड ये, है ना। तो मेगावाट और नंबर ऑफ आवर से अपन ने मल्टीप्लाई किया है, तो मेगावाट आवर, इतनी एनर्जी इसने सप्लाई की है एक्चुअल में। अब अपन को निकालना लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या हो जाएगा? एक्चुअल एनर्जी सप्लाइड बाय द पावर प्लांट 1420, ठीक है, ये मेगावाट में है। और अपनी जो मैक्सिमम डिमांड है वो, क्या हो गया, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है? अभी भी आ रही है क्या? ज्यादा आवाज आ रही है? तो अपन को यूनिट का ध्यान रखना है, ठीक है। डिवाइड बाई मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड कितनी है इसमें? ठीक है, तो मैक्सिमम डिमांड कितनी है बताओ भाई, कितने हैं इसमें? सर 100 मेगावाट 100 मेगावाट। तो 100 इंटू टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन कितना है अपना? 24 आवर्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये जो वैल्यू आएगी वो अपना क्या हो जाएगा? लोड फैक्टर। अपने को जो भी गिवन डेटा है, उस गिवन डेटा से जो भी रिक्वायर्ड डेटा, जो भी अपने को जो फाइंड आउट करना है ना, वो अपन को देखना है कि वो कैसे सॉल्व हो सकता है, कौन सा फॉर्मूला उसमें पुट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एक फैक्टर के या किसी भी एक चीज के कई सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, है ना। हो सकता है एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर की फॉर्म में कोई फॉर्मूला बनता हो, है ना। तो इस तरीके से अपन को सारा आइडेंटिफाई करके फिर अपन को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्लियर है ये? यस सर ठीक है।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक और। अच्छा, इसी न्यूमेरिकल में एक न्यूमेरिकल अपन और इसमें बना सकते हैं कि इसमें और भी जैसे बहुत सारे कर्व थे अपने, जैसे मास कर्व है। मास कर्व ड्रॉ करना हो तो मास कर्व कैसे ड्रॉ होगा इस न्यूमेरिकल के लिए? मास कर्व याद है किसे कहते थे मास कर्व? किस किस के बीच में ड्रॉ करते थे मास कर्व? नहीं है याद। मास कर्व अपन ड्रॉ करते थे एनर्जी एंड टाइम। एनर्जी एंड टाइम के बीच अपन को मास कर्व ड्रॉ करते थे, है ना? कि उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में हमने कितनी एनर्जी सप्लाई की है या ड्रॉ की है। ठीक है, इस एक्सिस पर आता है एनर्जी, एक्स एक्सिस पे टाइम। अब इसमें जो एनर्जी एंड जो अपन को ड्रॉ करना है, मास कर्व ड्रॉ करना है, इसके लिए हम क्या देखते थे कि पर्टिकुलर जो टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है, जो 12 मिडनाइट से अगेन 12 मिडनाइट तक का 24 आवर्स का जो ड्यूरेशन दे रखा है, उस ड्यूरेशन में टाइम टू टाइम, यानी कि उस टाइम सीक्वेंस में हमने कितनी एनर्जी ड्रॉ की है। ठीक है, वो एनर्जी अपन फाइंड आउट करते जाए और उस एनर्जी को अपन ड्रॉ करते जाते हैं। ये जो मास कर्व है, सिमिलरली क्या होता है, जैसे अपने एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर में क्या होता है, जो भी आप एनर्जी कंज्यूम करते जाते हैं वो उसको नोट डाउन करता जाता है, रीडिंग उसकी ऐड करता जाता है। जैसे फर्स्ट 4 आवर में आपने जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है, उसका जो एनर्जी कंज्यूम की है उसका वो यूनिट्स की फॉर्म में वो रिकॉर्ड रखता है। तो भाई आपने 10 यूनिट्स या 20 यूनिट्स जो भी है वो कंज्यूम कर ली। ठीक है, फिर उसके बाद अगले 4 आवर्स में जो भी कंज्यूम करोगे वो भी उसमें ऐड हो जाएंगे, जो पहले वाली है। ऐसा थोड़ी कि वो वापस से जीरो से चलेगा, है ना, वो उसी में ऐड होती रहती है ना। सिमिलरली मास कर्व में होता है कि आपने जैसे अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के अलग अलग लोड दे रखा है, तो उस ड्यूरेशन में आपके क्या क्या एनर्जी कितनी एनर्जी कंज्यूम की है आर्ली बेसिस पे। तो फर्स्ट 5 आवर्स के लिए अगर आप देखें तो आपने 20 मेगावाट का लोड कनेक्ट किया था, और 20 मेगावाट का लोड कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा या सप्लाई करेगा? पावर प्लांट इसके लिए कितना सप्लाई करेगा? 20 × 5, 5 आवर्स के लिए, है ना, कितना? 100। तो उसको क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। इसमें अपना क्या है, टाइम टाइम ड्यूरेशन, है ना। यहाँ 12 से अपन चले थे, अपना 6, 12, अगेन 6 एंड 12 मिडनाइट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि जो 5 to 9 AM तक 40 मेगावाट लोड कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो 40 मेगावाट है इसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की? तो ये 4 आवर्स के लिए है ना। 4 आवर्स के लिए कितनी एनर्जी इसने कंज्यूम की? 4 × 40,
160। तो ये जो हमारा 100 था यहाँ पर, है ना, इस 100 में 160 और ऐड हो जाएगा, और ये टाइम ड्यूरेशन कितना है, 4 आवर्स का, यानी कि हमें 9 AM तक, ये 9 AM तक ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद 9 to 6 80 रहा है लोड, तो 80 इंटू 9, 80 इंटू 9, ये उस ड्यूरेशन में एनर्जी जो कंज्यूम होगी वो निकल आएगी। ठीक है, ये हमने इस एनर्जी को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, और ये कहाँ तक है, 6 PM तक, है ना, ये 6 PM तक हमने इसको ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद 2 आवर्स के लिए 100 रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 आवर्स के लिए 6 के बाद 10 तक, 100 का कितना हो जाएगा, 200 मेगावाट आवर, इसको भी अपन यहाँ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद 20 मेगावाट रहा है 10 to 12 2 आवर्स के लिए, तो इसका 40 मेगावाट आवर ये हो गया। तो यानी कि हमने इस जो ग्राफ है, इस ग्राफ में हमने एनर्जी को ड्रॉ कर लिया टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। तो यानी कि हम लास्ट 24 आवर्स की एनर्जी अपन देखें, तो लास्ट 24 आवर्स में इतनी एनर्जी हमारी टोटल कंज्यूम हो गई। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द मास कर्व। क्लियर है? Yes, भाई क्लियर है या नहीं? yes sir, clear. ओके, है। ठीक है, तो ये अपने इस यहाँ से देखा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल और देख लेते हैं एक। जो आपको न्यूमेरिकल दिख रहा है, देखो इस न्यूमेरिकल में क्या पूछा है, द मैक्सिमम डिमांड ऑफ अ पावर प्लांट इज 40 मेगावाट, मैक्सिमम डिमांड दे रखी है, द कैपेसिटी फैक्टर इज 0.5, यूटिलाइजेशन फैक्टर इज 0.8, फाइंड आउट द लोड फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी, रिजर्व कैपेसिटी एंड एनुअल एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें डायरेक्टली कोई पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग या ऐसे कोई लोड नहीं दे रखा। अब लोड फैक्टर का जो फॉर्मूले की अगर हम बात करें, तो ये तो एवरेज टू मैक्सिमम डिमांड रहता है। अब इसमें ना तो एवरेज दे रखा है, मैक्सिमम तो दे रखा है मैक्सिमम डिमांड तो, लेकिन एवरेज लोड तो है ही नहीं हमारे पास, है ना। तो एवरेज लोड कैसे अपन निकाल सकते हैं,
है ना, उस फॉर्म में हमें जो हमारा गिवन डेटा है उस गिवन डेटा से ही हमें वो रिक्वायर्ड डेटा चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि हमारे ये जो वैल्यूज दे रखी हैं उनसे हमारा लोड फैक्टर निकल सकता है क्या। तो हमारा जो लोड फैक्टर होता है एवरेज टू मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, अब यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड तो है लेकिन एवरेज नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा कि जो दूसरे फैक्टर्स दे रखे हैं उन फैक्टर्स से कुछ ऐसा जुगाड़ हो सकता है क्या जिससे कि हमारा ये फॉर्मूला फिट हो जाए, लोड फैक्टर जैसे निकल सके। तो इसे हम देखेंगे कि कैपेसिटी फैक्टर बेसिकली होता क्या है, यूटिलाइजेशन फैक्टर होता क्या है। जब इनके बारे में हमें पता होगा कि इनका जो रेशियो है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो हम वहां से हम देखेंगे कि यहाँ से हमारा जो रिक्वायर्ड डेटा है वो हमें मिल सकता है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है। कैपेसिटी फैक्टर is the ratio of average load to plant capacity। यही होता है। ठीक है, अब ये क्या होगा, एवरेज लोड टू प्लांट कैपेसिटी। प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, अब यहां से एवरेज तो है इसके अंदर लेकिन प्लांट कैपेसिटी तो हमें पता नहीं ना, फैक्टर दे रखा है बस, प्लांट कैपेसिटी भी कहीं नहीं दे रखी जिससे कि हम एवरेज निकाल सकें। तो हम दूसरा फैक्टर देखेंगे, यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, यूटिलाइजेशन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू प्लांट कैपेसिटी। प्लांट कैपेसिटी। तो अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि हमारे जो फैक्टर्स दे रखे हैं, कैपेसिटी फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, है ना, इन फैक्टर्स की हेल्प से हम लोड फैक्टर निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें हमारा जो रिक्वायर्ड डेटा है दोनों ही है, निकाल सकते हैं ना। हाँ भाई, यस सर। है ना, तो अपन को क्या है, इनका रेशियो निकालना है अपन, कैपेसिटी फैक्टर बाय यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो ये प्लांट कैपेसिटी से प्लांट कैपेसिटी कैंसिल आउट हो जाएगा, एवरेज टू अपन मैक्सिमम मिल जाएगा। तो यानी कि हम ये फैक्टर्स की फॉर्म में अगर देखें तो ये जो फॉर्मूला है हमारा लोड फैक्टर का वो किसकी फॉर्म में बन रहा है, कैपेसिटी फैक्टर अपॉन यूटिलाइजेशन फैक्टर। ये भी लोड फैक्टर का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, और ये दोनों ही वैल्यू हमें गिवन है तो ये हम इजीली यहाँ से लोड फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। यस सर। यहाँ से कैलकुलेट करके देखो कितनी आ रही है वैल्यू ये। तो 0.625। 0.625, 0.625, 0.5 बाई यस 0.8। सर। ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। तो अपना ये लोड फैक्टर आ गया। ओके, अब देखो, अब अपन को निकालना है
प्लांट कैपेसिटी, ठीक है। तो प्लांट कैपेसिटी क्या होती है, आपने निकाल रखी है, ये दो फैक्टर हमें दे रखे हैं, दोनों में प्लांट कैपेसिटी है। अब दोनों में से एक फैक्टर में तो एवरेज के साथ है तो एवरेज दे नहीं रखा, दूसरे में मैक्सिमम डिमांड है तो मैक्सिमम डिमांड दे रखी है, यूटिलाइजेशन फैक्टर दे रखा है, तो यहां से इजीली आ जाएगा मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय यूटिलाइजेशन फैक्टर, दिस रेशियो इज द प्लांट कैपेसिटी। निकल आएगा, दोनों ही चीज हमें दे रखी है, मैक्सिमम डिमांड दे रखी है, यूटिलाइजेशन फैक्टर दे तो रखा है। 50 आ रही है। कितना 50? 50 यस यानी सर। 40/0.8, हाँ ठीक है 50 आएगा, है ना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अपन को निकालना है रिजर्व कैपेसिटी। रिजर्व कैपेसिटी क्या होती है कि कोई भी पावर प्लांट जब हम ऑपरेट कर रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी कितनी है और उस कैपेसिटी में से वो मैक्सिमम कितना वो रन कर रहा है या उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में उसने रन किया है। तो प्लांट कैपेसिटी हमने हम निकाल लिए, है ना, तो रिजर्व कैपेसिटी इक्वल्स टू प्लांट कैपेसिटी माइनस हमने कितना यूटिलाइज किया है उस पावर प्लांट को उस कैपेसिटी का, कैपेसिटी में से, तो हमारी मैक्सिमम डिमांड यानी कि प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, दैट इज द रिजर्व कैपेसिटी, है ना। रिजर्व कैपेसिटी जैसा उसका नाम है कि अभी कितनी और कैपेसिटी उसकी रिजर्व है, कितना और लोड उससे ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जैसे 24 आवर्स में अपन ने देखा मैक्सिमम डिमांड थी हमारी 40 मेगावाट, ओके। तो 40 मेगावाट तो हम यूज कर ही रखे हैं, अब वो चाहे कितने भी ड्यूरेशन के लिए आई हो, चाहे 1 आवर के लिए 2 आवर के लिए उस टाइम ड्यूरेशन में से, लेकिन 40 तक तो वो उसको यूज किया ही है ना। अब हमारे पास जो भी कैपेसिटी बची इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि प्लांट की कैपेसिटी है 50, है ना, तो 50 माइनस 40, 50 माइनस 40, ओके। तो हमारी जो रिजर्व कैपेसिटी कितनी आ गई 10 मेगावाट, ठीक है, समझ में आ गया ये। क्योंकि हमारा एवरेज लोड चाहे कितना भी रहा हो लेकिन मैक्सिमम तो हमने 40 मेगावाट तक उसको यूज किया है, और कभी भी किसी ड्यूरेशन में वो फ्लक्चुएशन आ सकता है, यानी कि उस टाइम ड्यूरेशन में 40 तक तो हमने उसको यूज कर लिया है मैक्सिमम से मैक्सिमम, लेकिन अभी भी उसके पास कुछ कैपेसिटी है जो इससे ज्यादा लोड वो ऑपरेट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द रिजर्व कैपेसिटी, ओके। नेक्स्ट हमें निकालना है एनुअल एनर्जी प्रोडक्शन। एनुअल एनर्जी प्रोडक्शन यानी कि हमें 1 ईयर के लिए कितनी एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा एक साल में। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर कौन सी, एवरेज, है ना, एवरेज पावर, क्योंकि मैक्सिमम तो कभी कभी आती है, हमेशा नहीं रहती। एवरेज जो भी वैल्यू होती है उसका एक्चुअल में कितना उसने कंज्यूम किया है, तो एवरेज वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो हमारे पास इतने सारे फैक्टर्स हैं, सारी वैल्यूज हैं, तो किसी फॉर्मूले से हम एवरेज निकाल सकते हैं, लोड फैक्टर से निकाल सकते हैं, लोड फैक्टर हमें गिवन है, फाइंड आउट कर ही लिया है, मैक्सिमम डिमांड गिवन है तो एवरेज आ जाएगा, है ना। कैपेसिटी फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, कैपेसिटी फैक्टर गिवन है, प्लांट कैपेसिटी हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से भी एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम इन फॉर्मूले में से कहीं से भी एवरेज वैल्यू निकाल लें और मल्टीप्लाई करते हैं उसमें, कितने का, एक साल में कितने आवर्स होते हैं, एक साल के जो भी नंबर ऑफ आवर्स हैं उनसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो एनर्जी प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, एनुअल
एनर्जी प्रोडक्शन, या केवल एनर्जी लिख लेते हैं, टोटल एनर्जी प्रोडक्शन इन 1 ईयर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एवरेज लोड इनटू नंबर ऑफ आवर्स ऑफ 1 ईयर। ठीक है, एवरेज लोड है ये ना। एवरेज लोड कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा एवरेज लोड। सर 25। 25 कर लिया कैलकुलेट। यस सर। ट्वेंटी फाइव, ठीक है। तो 25 अपना एवरेज लोड हो गया, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आवर्स ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर में कितने नंबर ऑफ आवर्स होते हैं, 8760। 8760 आवर्स। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के बाद यूनिट का जरूर आपको ध्यान रखना है ना। जो भी फैक्टर, जो भी चीजें निकाल रहे हैं उनकी यूनिट का जरूर आपको ध्यान रखना है कि यूनिट किस में दे रखी है और आपको क्या यूनिट यूज करनी है ना। तो जो भी वैल्यू जिसमें दे रखी है, हमारा जो लोड है वो मेगावाट में है, ध्यान रखना है ना। तो आपकी जो एनर्जी की यूनिट आएगी वो मेगावाट आवर आएगी, मेगावाट आवर। अगर इसको एनर्जी यूनिट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यूनिट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेगा को किलो में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो 1 यूनिट होती है वो किसके बराबर होती है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। ओके, तो मेगा को किलो में चेंज कर लेंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, भाई। सर 2,19,000। 2,19,000 मेगावाट आवर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो भी गिवन डेटा है उस गिवन डेटा को यूज करते हुए ही रिक्वायर्ड डेटा आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं वो आपको फैक्टर्स वगैरह सब आपको आते होंगे, है ना। तो आपको वो ध्यान रखना, ज्यादा कोई फैक्टर्स वगैरह नहीं है। इस न्यूमेरिकल से 99% तक अपने फैक्ट, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक तो कोई इतना बड़ा कोई है नहीं इसके अंदर, तो न्यूमेरिकल ही इसमें से आते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो ज्यादातर न्यूमेरिकल आता है, इसके लिए आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो आपके पास अगर कोई बुक है या फिर ऑनलाइन आपके उसको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप उनसे प्रैक्टिस कर लेना, है ना। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को बता देना, है ना। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। ठीक है, और आप लोग जो रोल नंबर है बहुत पहले से ही ड्रॉप करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको रोल नंबर तभी ड्रॉप करने हैं जब आपको बोला जाए, है ना। कुछ लोगों ने तो 15 मिनट पहले ही रोल नंबर ड्रॉप कर दिए, है तो इतना। हाँ, तो जिन्होंने रोल नंबर ड्रॉप नहीं किए हैं या जो पहले भी ड्रॉप कर चुके हैं, वो अभी ध्यान रखें कि जब आपको रोल नंबर ड्रॉप करने के लिए बोला जाए
तभी आपकी अटेंडेंस काउंट होगी, है ना। पहले आप ड्रॉप करके चले गए या आप रहे, है ना, पहले रोल नंबर ड्रॉप कर दिया तो ऐसे अटेंडेंस काउंट नहीं होगी आपकी, एब्सेंट मार्क हो सकती है। ठीक है, तो जब आपको रोल नंबर ड्रॉप करने के लिए बोला जाए, अटेंडेंस के लिए बोला जाए, तभी आपको रोल नंबर लिखने हैं उसमें। अटेंडेंस के लिए ध्यान रखना है, अटेंडेंस कभी भी हो सकती है, लास्ट में, स्टार्टिंग में, बीच में, कहीं पे भी। ठीक है, तो अब आप रोल नंबर अपने ड्रॉप करते हैं, जिन्होंने रोल नंबर ड्रॉप कर दिए हैं वो भी दोबारा से रोल नंबर ड्रॉप करते हैं, अदरवाइज एब्सेंट मार्क हो जाएगी उनकी, और रोल नंबर ड्रॉप करने के बाद वो लीव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। लाइन पकड़ो।